Hi everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at Vardhaman Mahabir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सिचुएशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम होती हैं जो हर एस्पिरेंट के साथ होती हैं, बट जो डिफरेंस होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सिचुएशन को टैकल कर रहे हो, आप कैसे उसमें अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल स्मूथली कर रहे हो और उससे आपको कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो मैटर करता है। तो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने अपनी जो सिचुएशंस आई थी, जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया या जब मेरा फेलियर वाला फेज था या फिर जब मेरी 12th के साथ 11th थी, वो सब चीजें मैंने कैसे मैनेज की। आज मेरे साथ है मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड जो कि वीएमएमसी में ही पढ़ रहा है। सो वेलकम सार्थक। हाय फ्रेंड्स, आई एम सार्थक जैन। मैंने नीट 2019 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 675 ऑन 720 स्कोर कर ऑल इंडिया रैंक 145 ऑब्टेन करी थी और आज मैं भी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल का एक स्टूडेंट हूँ। तो सार्थक, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत ही मेजर एक डाउट्स रहते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे तुमने उन सब चीजों को सिचुएशंस में कैसे उनको हैंडल किया और अपना बेस्ट, तब भी अपना बेस्ट एफर्ट करते रहे और एंड में बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। तो सबसे पहली जो चीज है अभी, एक तो नीट 2020 के एस्पिरेंट्स है, तो नीट पोस्टपोनमेंट की न्यूज भी इतनी ज्यादा आ रही है और उसकी वजह से भी बहुत अनसर्टेनिटी है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यही गिल्ट है अभी भी कि हमने पहले पढ़ाई क्यों नहीं की, या हमारे 11th 12th में हमारा टाइम वेस्ट हो गया, या हम नहीं पढ़ पाए ढंग से, कुछ भी रीजन हो सकता है उसकी वजह से। तो हम अब लास्ट में कैसे उसको कोप अप करें, हम लास्ट में कैसे, तुमने कैसे रिवीजन किया था और लास्ट में इतने सारे सिलेबस को कैसे हम इजीली जल्दी से रिवाइज कर पाए। कुछ और चीजें जैसे, और नीट 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि अब हम 12th में हैं और हमने 11th अच्छे से नहीं किया, तो हम, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही था या फिर ऐसा था कि तुमने 12th के साथ कैसे 11 मैनेज की, वो सब हम चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि तुम एक बार नीट 2020 एस्पिरेंट्स के लिए ये बताओ कि तुमने लास्ट मंथ में कैसे प्रिपरेशन की थी और क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी जल्दी से रिवीजन करने। तो सबसे पहले तो जब बोर्ड एग्जाम्स हुए थे हमारे, उसके बाद हमारे पास कुछ 1 डेढ़ महीना बाकी था नीट एग्जाम के लिए। तो मैं जब पहले पढ़ता था तो 11th 12th में मैंने ना एक छोटी सी नोटबुक में सारे चैप्टर वाइज की पॉइंट्स या फॉर्मूलाज जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, मैं हमेशा उन्हें एक जगह पे लिख लिया करता था। तो अब जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए तो वो एक फ्लो जो होता है नीट की प्रिपरेशन का, वो ब्रेक हो जाता है जनरली। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बस वो बुक लेके बैठता था, वो पॉइंट्स रिवाइज करता था और मेरे को जो भी पॉइंट लगे कि यार ये मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, और ये तो मैं वो वाले पॉइंट, सिर्फ वो वाला पार्ट बुक में जाके इन डिटेल पढ़ लेता था। और बाकी जो पॉइंट्स का मैं याद कर पा रहा हूँ उन्हें मैं बस एक बार माइंड में रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाता था। तो ऐसे करके मैं बहुत जल्दी, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लेता था। एंड बायोलॉजी तो आपको वापस से एक बार रीडिंग करनी पड़ती है, बिकॉज एनसीईआरटी आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आप जितनी बार पढ़ पाओ एनसीईआरटी आपके लिए अच्छा है। जैसे मोस्टली अब ये तो हर हर किसी से आप सुनते हो कि एनसीईआरटी इज द बाइबल और एनसीईआरटी से ही पढ़ना है आपको लास्ट में। और जैसे तुमने टेस्ट दिए थे तो उनको कैसे तुमने मैनेज किया, टेस्ट के साथ कैसे रिवीजन किया, वो भी एक बार जरा बता दो। तो स्पेशली ये जो लास्ट 1 डेढ़ महीने का पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्स आप देने की ट्राई करते हो। अगर आप कोचिंग में हो तो भी आपके वो बहुत सारे एग्जाम्स रखते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए नहीं दे रहे हो, आप हर एक एग्जाम के बाद वो जो आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं, मतलब आपको आंसर की मिल जाती है, आप ये देखो कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत करे हैं। और अगर आप सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार गलत कर रहे हो तो मतलब आपका वो टॉपिक में कहीं ना कहीं आपके या तो कोई बेसिक्स में गलती है या तो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो आप वो वाले टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, उन्हें एनालाइज करो कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। और अगर आप ऐसे एक एक करके अपनी गलतियां सुधारते गए तो इन दी एंड आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपनी सारी जो भी मिस्टेक्स है उन्हें अवॉइड कर पाओगे। तो ये एग्जाम देने का सबसे मेन पॉइंट होता है। वैसे मैं ये बात मैं भी हमेशा आपको बताती हूँ कि एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, और हम टेस्ट क्यों दे रहे हैं उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जो नीट 2021 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि अब जैसे हमने 12th हम कर रहे हैं, अभी 12th की हम पढ़ाई कर रहे हैं और 11th हमारी नहीं है स्ट्रॉन्ग। तो तुम्हारे साथ क्या था, तुम 11th से ही तुम्हारी स्ट्रॉन्ग थी या फिर 12th में तुमने कुछ किया, क्या तुम्हारे। एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि
ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन 11th में वो जो एक प्रॉपर नीट जैसा जो प्रिपरेशन होता है एकदम, वैसे मैंने नहीं किया था। मैं बस टॉपिक्स पढ़ता था, क्योंकि जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं स्कूल के वो सब अटेम्प्ट करने थे, तो मैं उस हिसाब से बस टॉपिक्स पढ़ लेता था। ऐसे एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता था, पर और इसलिए मेरे स्कोर भी कहीं ना कहीं थोड़े 11th में कम आते थे। तो बस इससे ये है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं इनके बारे में पहले ज़्यादा सोचता नहीं था। फिर जब मैं 12th में आया तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि मेरी 11th बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मैं ये करने लग गया कि जैसे 12th का जो टॉपिक चल रहा है उससे मैं एकदम ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे बस मेरे को ये टॉपिक खत्म होते ही नीट का एग्जाम देना है। तो मैं उसको अच्छे से रीड कर रहा हूँ, उसके पॉइंट्स लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या मुझे जहाँ से जो भी अवेलेबल होता था मैं सारा सॉल्व करता था। तो इससे क्या होता है, मेरा वो एक जो टॉपिक है 12th का उस पर बहुत अच्छा ग्रिप हो जाता था। अब जो आई 11th के सिलेबस की बात, तो अब जैसे वीकेंड्स हो गया या जो आपको हॉलीडेज मिलती है, जैसे कभी कभी एक हफ्ते की छुट्टी मिल गई या लंबी छुट्टी मिल गई, तो मैं उनमें क्या करता था, टॉपिक्स डिवाइड कर लेता था। और स्पेशली वो जिनका थोड़ा वेटेज ज़्यादा हो या क्वेश्चन ज़्यादा आता हो, तो उससे क्या होता था कि मैं जो एक बल्क था सिलेबस का, वो मैंने 12th के साथ साथ 11th का भी खत्म कर लिया था। जिससे जब 12th का सिलेबस खत्म हुआ और जो फुल सिलेबस टेस्ट आने लगे, तब मेरे पास मेरे 12th और 11th दोनों काफी हद तक स्ट्रांग रहे और मैं फिर रिवाइज करके उन्हें परफेक्ट कर पाऊँ। तो ये मैंने किया था 11th को मैनेज करने के लिए। इस चीज से मैं ये रिलेट करूंगी कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो मेरे साथ भी यही था। बहुत मोस्टली एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि 11th में या लैक ऑफ गाइडेंस, या फिर आप ऐसा बोलो कि आप 10th से एकदम 11th में आए हो तो आपको नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है। तो 12th में आपको जब रियलाइज होता है कि अच्छा ये तरीका है, ये सही तरीका है पढ़ने का, तब तक थोड़ा सा आपका 11th वीक रह चुका होता है और आप 12th में आ चुके होते हो। पर अगर आप ये गलती करोगे कि आप 12th में भी आप 11th पढ़ोगे, जैसे मैंने भी ये कहीं ना कहीं गलती की थी। जब मैं 12th में आई तो मैंने सोचा कि मेरी 11th वीक है और मैंने 12th के मेरे कुछ पोर्शन वीक रह गए और मैंने 11th पे ही ध्यान दे दिया। तो ये चीज मत करना, ये मेरी गलती थी जिससे मैं बाद में मतलब सीखी थी और इनफैक्ट मैंने तो फिर ड्रॉप लिया था। तो ये चीज मत करना कि 12th के साथ अगर जो चीज चल रही है उसको 12th के साथ साथ ही हमें करना है, बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि आप ये खुद सोचो कि अगर आपने 11th की चीज नहीं की तो आप 12th में कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 12th की नहीं की तो वो आप कब करोगे, आपके पास नहीं है टाइम। तो एटलीस्ट 12th को स्ट्रॉन्ग रखना, जैसे सार्थक ने बोला 12th को बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग रखना, और 11th का साथ साथ जैसे उसने वेटेज वाइज कंप्लीट कर लिया वो आप करते रहो। लास्ट में आपको इतना टाइम मिल जाता है, तुम्हें भी पता होगा कि लास्ट में इतना टाइम मिल जाता है कि हम 11th कर पाए बाकी की बच्चे। तो 12th को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना 12th के साथ, ठीक है। और तुम मतलब क्या बताओगे कि जैसे तुम क्या कहोगे एस्पिरेंट्स को, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या मतलब एक गोल्डन पॉइंट कोई है, या अभी मतलब कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात है जो मैं अभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा, चाहे वो नीट 2020 के हो, 21 के हो या 22 के हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप कभी होप ना छोड़ो। और ये मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरे मार्क्स पहले 11th में थोड़े कम आते थे, फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे थे जिस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रहा था और पुराने टॉपिक्स रिवाइज कर रहा था, उससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे। बट आई थिंक अराउंड 1 वीक या 2 वीक पहले, नीट के 1 या 2 वीक पहले एक एग्जाम हुआ जिसमें मेरा स्कोर बहुत कम आया। मतलब मेरे को जनरली जितना आता था उससे कुछ 100-150 मार्क कम आए थे। और अगर आपके साथ ये हो तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। तो उस दिन मैं घर गया और मैं पूरा, मेरा मूड ऑफ, लेकिन मेरी मम्मी आई और उन्होंने मेरे को ये कहा कि आज तक तेरे हर एग्जाम में मार्क्स बढ़े हैं, एक एग्जाम में कम आ गए तो क्या हो जाएगा, ये तेरा नीट का पेपर था क्या? मैं बोला हाँ यार, बात तो सही है, एक एग्जाम के लिए क्या बुरा मान रहा हूँ, जो मेरे को हर एग्जाम अच्छा आ रहा है उसकी तो मैं खुशी कभी नहीं बनाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अगर कोई एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो आपको उससे बुरा नहीं मानना है, आपको उससे चैलेंज जैसे लेना है कि मेरे को इस बार जितने कम आया है हमेशा से, मैं नेक्स्ट एग्जाम में उतने मार्क्स ज्यादा लाऊंगा हमेशा से। और आप ये करके जब आप प्रिपरेशन करते हो और जिस तरह आप इस मोटिवेशन से एग्जाम देते हो तो आपके मार्क्स हमेशा बढ़ेंगे। आप जब तक अंदर से चाहोगे कि आप अच्छा करो, आप हमेशा अच्छा करोगे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये सिचुएशन एक होती है कि अगर एक बार नंबर कम आ गए थोड़े से, तो हम थोड़ा एक नेगेटिव सिचुएशन या फिर एक नेगेटिविटी आ जाती है, या हम अनएक्सपेक्टेड किसी सिचुएशन में है। तो भी हमें ये अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है कि हमें मूव ऑन करना है उस चीज से और बाउंस बैक करना है वापस से। हमें अपने इसलिए अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, चाहे हम अभी लास्ट के डेज में हो, चाहे हमने 11th से स्टार्ट किया हो या 12th से स्टार्ट किया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर एस्पिरेंट के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें कैसे मूव ऑन करना है और कैसे बाउंस बैक करना है। चाहे हमारा स्कोर कम भी आ जाए, हमें फिर भी एम करना है कि हमें हाई स्कोर लाना है अगली बार। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज आज हमें पता चली है। थैंक यू सो मच सार्थक, आप आज यहाँ पर आए और हमने आपसे इतनी सारी बातें की
और आई एम रियली होपिंग कि काफी सारे एस्पिरेंट्स के जो आज मेजर डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू इशिता, आज यहाँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, वरना मुझे लगता नहीं है कि मैं इतने बड़े ऑडियंस को कभी एड्रेस कर पाता, और मैं जो मैं बताना चाहता हूँ वो पहुंच पाता लोगों तक, तो इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी सार्थक को फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स और कुछ इनऑर्गेनिक के नोट्स सार्थक के भी अवेलेबल हैं, तो वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मैं आपके लिए आपको गाइड करती रहूंगी इसी तरह, और आपको एक्सपीरियंसेस और जो मेरे दोस्त हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से जिनका एंड में बहुत अच्छा रिजल्ट आया और जो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में, उनको भी मैं आपके लिए लाती रहूंगी। So stay tuned everybody. Stay happy, stay healthy, and study smart. See you all.